अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश ऐसे की इवैल्यूएशन परहैप्स पढ़ाने के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंग्लिश ऐसे की बात करें तो लिखना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। अब उसमें कोई भी ऐसी असाइनमेंट नहीं है जो कहा जा सके कि इसमें लैंग्वेज की सारी मिस्टेक्स डिस्कस हो सकती हैं या ओवरऑल, और इस हवाले से कोई खसूसी कोशिश तो नहीं की गई कि ज़रूर जो असाइनमेंट जो है ना वो 50-100 जगह से लाल हो वही आपके सामने लाई जाए। येट अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ बातें ज़रूर समझ पाएंगे यहाँ से। एंड वन थिंग, बहुत से स्टूडेंट्स, अब मैं ये रिपीटेडली कहता हूँ अपने हर सेशन में, कि वो पढ़ने वाले होते हैं, उनकी इंग्लिश भी ठीक होती है। मसला उनका बड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं स्ट्रक्चर को लेके, जिनके बारे में उनको केयरफुल होना चाहिए। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अपनी आखिरी अटैम्प्ट्स में जा रहे हैं, तो अब लैंग्वेज का तो परहैप्स काम रहा ही नहीं है, तो उनको अगर हर साल वो फेलियर देख रहे हैं तो शायद ये फिर स्ट्रक्चर का मसला है जो वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम स्ट्रक्चर के रिलेटेड भी कुछ देखेंगे चीज़ें, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने इंट्रो में कोटेशन लिखी। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट फ्रूट इज स्वीट। और टॉपिक क्या था कि एजुकेशन हैज़ क्रिएटेड इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान। पूरा टॉपिक ये था, ये चलें ग्लोबल लेवल पे भी हो कि एजुकेशन हैज़ क्रिएटेड इनइक्वालिटी। अब इंट्रोडक्शन में तो जो कि कुछ बच्चों के लिए वो इस चीज़ को बड़ा ज़रूरी समझ लेते हैं कि इंट्रो को तो हमने एक कोटेशन से ही शुरू करना है और फिर जैसी मर्जी कोटेशन उनको याद है वो लिख देते हैं। रेलेवेंस का ख्याल नहीं रखा जाता, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई ऐसी कोट हो जो उस टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो। बड़ा अच्छे अल्फाज में लंबी कोटेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा आइडिया ज़रूर होना चाहिए। अब ये एजुकेशन के मेरिट पे ये कोटेशन है, इनइक्वालिटी पे थोड़ी है। एजुकेशन का नुकसान थोड़ी पूछ रहा है, एजुकेशन का क्रिटिसिज्म थोड़ी ये डिस्क्राइब कर रही है ये कोटेशन। ये तो ये कह रही है कि पढ़ना मुश्किल है, वह मेहनत लगती है, लेकिन बहुत मीठा फल है इसका, बड़े बेनिफिट्स हैं एजुकेशन के। सो यहाँ पे हम रेलेवेंट कोट लिखेंगे। फिर आगे इन्होंने लिखा द बेसिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, और फिर थीसिस स्टेटमेंट। अब इंट्रोडक्शन बजाते खुद एक पैराग्राफ है। इंट्रोडक्शन इज वन लॉन्ग एक्सटेंडेड कंटिन्यूअस पैराग्राफ। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इंट्रो को भी दरमियान में एक लाइन छोड़ते हैं और अगला एक पैरा शुरू करके उसमें इंट्रो ही डिस्कस कर रहे होते हैं। सो इंट्रो को ब्रेक कर देते हैं 2 छोटे पैराग्राफ्स में। इंट्रो एक ऐसा पैराग्राफ है जो एक पेज पे तो लाजमी जाना चाहिए, इससे नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। 1.25 पेज का, 1.5 पेज का, 2 पेजेस तक बड़े आराम से इंट्रोडक्शन चला जाता है। इंट्रो खुद एक पैराग्राफ है, तो उसके नीचे ABC का क्या मतलब है? एग्जामिनर की नज़र में जब भी आप किसी चीज़ की नंबरिंग करते हैं तो उसका मतलब होता है इस चीज़ पे एक पैराग्राफ लिखा जाएगा। सो बच्चे जो एक क्रूशल मिस्टेक करते हैं लैंग्वेज में, वो ये करते हैं कि आउटलाइन में जो उनके रेफरेंसेस होते हैं, जिन पे बॉडी में उन्होंने जाके पैरा नहीं लिखना, वो रेफरेंस को जो 3-4 लाइंस लेगा, बस वो 3-4 लाइंस लिखनी है उस रेफरेंस पे। लेकिन इधर रेफरेंस की नंबरिंग की हुई होती है और उसका मतलब एग्जामिनर की नज़र में सब हेडिंग है, जिसका मतलब एक पैराग्राफ है। और अब बच्चे गलती फिर एक ये करते हैं कि मेन हेडिंग तो हो गई, फिर उसकी एक सब हेडिंग बनाते हैं, फिर सब हेडिंग के नीचे जो रेफरेंसेस लिखते हैं उनकी नंबरिंग करते हैं, विच मीन्स मेन हेडिंग, सब हेडिंग की सब हेडिंग्स। तो इतना कम्प्लेक्स नंबरिंग पैटर्न एग्जामिनर को पसंद नहीं है। बहरहाल हमारे पास फॉर द मोमेंट ये मसला है कि इंट्रो एक खुद पैराग्राफ है और उसके नीचे पैराग्राफ नहीं होने, सो हम ये वाली जो नंबरिंग है ABC ये नहीं लिखेंगे। देयर वुड बी नो नंबरिंग अंडर वन सिंगल पैराग्राफ। बाकी थीसिस स्टेटमेंट ठीक है इस हवाले से। अब
मार्केट में जिस तरह बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं पाकिस्तान में, या जो एफपीएससी टॉलरेट करती है, वो प्रैक्टिस ये है कि इंट्रोडक्शन के बाद अलग भी थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग हो सकती है। इंट्रो में इन्होंने जैसे ये कोट्स लिखी इररिलेवेंट, इंट्रो में खाली थीसिस स्टेटमेंट हो सकती थी। या आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो आपका आउटलाइन में खाली इंट्रो की हेडिंग है उसके नीचे लिख दें थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग, और आगे जाके उसको इंट्रोडक्टरी पैरा में एक्सप्लेन कर दें। ये हर तरीके से ठीक है। इस तरह से भी ठीक है कि इन्होंने अपने इंट्रो के एंड पे मतलब एक तीसरा जो इन्होंने पॉइंट सोचा वो ये सोचा कि जो है वो थीसिस स्टेटमेंट को मैं मेंशन कर दूं कि ये इंट्रोडक्शन की हेडिंग में। दिस इज़ राइट अप्रोच। एजुकेशन इज़ नॉट क्रिएटिंग द इनइक्वालिटी। अब वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, क्वेश्चन मार्क पे तो एंड नहीं हो रहा। ये वो प्रॉपर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे तो नहीं है जिसमें वो आपसे एक साइड के आर्ग्यूमेंट्स चाह रहा है और दूसरी साइड काउंटर पर्सपेक्टिव बनेगी इन दैट सिचुएशन। यहाँ पे तो उसने दूसरी साइड दी ही नहीं, आपको चॉइस दी ही नहीं आपको कि आप कहें कि नहीं जी एजुकेशन इनइक्वालिटी प्रोड्यूस नहीं भी कर रहे। अब यहाँ पे बच्चे फुल स्टॉप वाले ऐसे में ये दो मिस्टेक्स करते हैं कि पहली और जो सबसे गलत, सबसे बड़ी मिस्टेक जो है, सबसे गलत जो अप्रोच है वो ये करते हैं कि टॉपिक को ही निगेट कर देते हैं। एजुकेशन हैज़ क्रिएटेड इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे इस असाइनमेंट में स्टूडेंट ने कहा है कि एजुकेशन इज़ नॉट क्रिएटिंग इनइक्वालिटी। तो उसने जो चॉइस आपको नहीं दी थी वो चॉइस आप खुद बना के बैठे हैं कि हम किसी की चॉइस चाहते ही नहीं है, हम खुद को खुद चॉइस दिया करते हैं और हमारी जो मर्ज़ी है हम वो करेंगे। ये काम हुआ है इस असाइनमेंट में। सो ये एक बड़ी छोटी सी मिस्टेक है जो बेचारे बच्चे को पता नहीं होती कि इसमें तो मैं इसके अगेंस्ट कुछ कह ही नहीं सकता। फुल स्टॉप पे जो स्टेटमेंट क्लोज हो चुकी है आपने उसी को सपोर्ट करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कोई जुल्म, ज़्यादती, अनजस्टिफाइड बात कह ही नहीं रहा। एग्जामिनर आपसे एक ऐसी ही बात प्रूव करवा रहा है जिसमें वाकई ट्रूथ है। सो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते थे, हमने इसको सपोर्ट ही करना था कि एजुकेशन हैज़ क्रिएटेड इनइक्वालिटी। पहली मिस्टेक स्टेटमेंट के अगेंस्ट चले गए। दूसरी मिस्टेक जो इस तरह के एसेस में करते हैं वो इसमें काउंटर देते हैं, जबकि इस तरह के एसेस में शायद काउंटर ना देना सेफ है और मुनासिब है। जब उसने आपको एक अनजस्टिफाइड बात की ही नहीं है तो उसका काउंटर प्रैक्टिकली देना बनता नहीं है। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ ए नेशन, यानी एजुकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है कि डिसाइड ही किसी भी कौम का जो फ्यूचर है वो डिसाइड ही एजुकेशन करती है। अब क्या ये गलत बात है? तो आप इस बात को निगेट करके कहें कि जी काउंटर पर्सपेक्टिव, जी एजुकेशन नहीं करती, गवर्नेंस करती है या इकॉनमी करती है, वो सारी बातें ठीक हैं, किस चीज़ का प्रोडक्ट है? एजुकेशन का। तो ऐसे टॉपिक को फिर निगेट करने की ज़रूरत नहीं होती, उसका काउंटर देने की ज़रूरत नहीं होती। सो इन ऐसेज में काउंटर भी नहीं देना। यहाँ पे टॉपिक के हवाले से ये दो मिस्टेक्स हो गई। बेसिकली हम लैंग्वेज पे कम और स्ट्रक्चर पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्लासिक वो केस आगे ये इनकी हेडिंग थी, एजुकेशन इज़ नॉट क्रिएटिंग इनइक्वालिटी, ये तो होगी मेन हेडिंग। इसमें इनकी पहली हेडिंग है ये ए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर रूरल एरियाज शुड, और ये होगी सब हेडिंग। और यहाँ पे इनकी इन सब हेडिंग्स की जो नंबरिंग पैटर्न है वो भी वो यूज़ किया हुआ जो जनरली मेन हेडिंग के लिए होता है। यहाँ पे एटलीस्ट ये होता। तो अब हमारे पास एग्जामिनर कंफ्यूज है कि सब हेडिंग है, सब हेडिंग है, सब हेडिंग की सब हेडिंग है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स फॉर फैसिलिटेशन ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें फिर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बजट फॉर एजुकेशन ये मेंशन कर दिया। सिंगल नेशनल करिकुलम, फिर लिखा है प्रोविजन ऑफ सेम टाइप ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टीज इनिशिएटिव्स। कैन यू सेंस एआई इन दिस असाइनमेंट? कैन यू? एआई इसी तरह नहीं आपको बड़ा कंफ्यूज्ड सा नंबरिंग पैटर्न देती है, उसको खुद नहीं पता होता कि मैं मेन हेडिंग क्या बता रही हूँ, सब हेडिंग क्या बता रही हूँ। तो जहाँ पे आप इन दी एंड क्या एस्टेब्लिश क्या कर पा रहे हैं आप एट दी एंड? इतनी हेडिंग्स के भरमार में, केओस में क्या एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं आप? आपको एक मेन हेडिंग चाहिए और एक उसके नीचे सब, मतलब उसके नीचे सब हेडिंग्स चाहिए
और सब हेडिंग्स के नीचे विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ नंबरिंग आपने बड़े ब्रीफ केस एंड पॉइंट्स देने हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि जो असल पॉइंट एग्जामिनर को समझाना है, मिसाल के तौर पर सिंगल नेशनल करिकुलम, एग्जामिनर की मर्जी है वो आगे पढ़े ना पढ़े, आपके रेफरेंसेस खाली देख ले कि ठीक है, केस एंड पॉइंट्स, रेफरेंस, सबऑर्डिनेट पॉइंट, केस स्टडी, एग्जांपल, वट एवर द टर्म दैट यू आर यूजिंग टू सब्सटेंशिएट और प्रोवाइड दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स टू द एग्जामिनर अंडर योर सब हेडिंग्स कि ये जो मेरी सब हेडिंग है इस पॉइंट से प्रूव हो रही है। तो वो जितने ब्रीफ हो जाएं उतना बेहतर है। अदरवाइज व्हाट यू वुड बी डूइंग इज दैट आप एक पॉइंट लिख रहे होंगे और फिर उसके साथ एक अलग आउटलाइन लिख रहे होंगे पॉइंट्स के नीचे केस इन पॉइंट्स की शक्ल में। तो जो रेफरेंसिंग करनी है उसको जितना ब्रीफ रखें वो रख सकते हैं रखें, और जो आपके असल पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनर ने पढ़ने हैं, जिनको आपने कैश करवाना है, उनकी लैंग्वेज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रखें। आपके जो सब हेडिंग्स हैं उनको कभी 2 लफ्ज़ों का 3 लफ्ज़ों का नहीं होना चाहिए। आपकी सब हेडिंग्स को हमेशा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। उनके नीचे रेफरेंसेस बेशक आप ब्रीफ लिख लें। सो AI नहीं लगनी चाहिए एग्जामिनर को कि आपका ऐसे में आउटलाइन में इतना केओस ऑफ हेडिंग्स है कि वो स्टैब्लिश नहीं कुछ कर पा रहा। स्पेशल स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स, लम्स स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। खैर इन्होंने मतलब ये अच्छा लिखा था कि एजुकेशन इनइक्वालिटी पैदा नहीं कर रही, जिस पे मैंने इनकी तारीफ़ की है कि अगर तो वाकई ये आपका थीसिस होता, अगर आपके पास चॉइस होती तो फिर आपने चलें चीज़ें मुनासिब लिखी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास चॉइस है नहीं। उसके बाद इन्होंने किया एजुकेशन एज क्रिएटेड इनइक्वालिटी, इसके 3 पॉइंट्स बनाए जो कि ठीक बात है। अब मैं तो हूँ एक ऐसा एग्जामिनर जिसकी मजबूरी है कि मैं इनके पॉइंट्स गिनूंगा। मैथ्स मेरी अच्छी नहीं है तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि जी तक जो है वो 1 2 3 कितने बनते हैं। सो मैं अब ये मुशक्क़त करूँगा कि 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं अपने थीसिस में। जो सबसे बड़ा सवाल था ऐसे का, उसमें इन्होंने 7 पॉइंट्स दिए हैं। नॉट बैड, बिल्कुल बुरी लेंथ नहीं है, लेकिन ये सबसे अहम सवाल था ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज़ द थीसिस। तो इस पे सिर्फ 7 के बजाय अगर मैं कह दूं कि 8 से 10 पॉइंट्स होने चाहिए थे, 8 तो मिनिमम थे और 9-10 हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ बच्चे जिनकी हैंड राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है और उनके लिए 23-24 पैराग्राफ्स मैनेज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो वो लोग बेशक 12 पॉइंट्स का थीसिस लिख लें, डिपेंडिंग अपॉन द डिटेल्स ऑफ दैट टॉपिक कि अगर इतनी अवेलेबल भी हैं या नहीं। वरना 8-9 डिसेंट लेंथ है और 7 भी समहाउ एक्सेप्टेबल है। बहरहाल थीसिस का साइज़ 8 से 10 पॉइंट्स और काउंटर डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ थीसिस, फिर काउंटर इस तरह दिया जाता है। 8 पॉइंट्स से तो यहाँ 3 लिख लें या 2 लिख लें। 10 पॉइंट्स का या 12 पॉइंट्स का थीसिस दिया है तो फिर काउंटर में 4 पॉइंट्स लिख लें, लेकिन इससे ऊपर हम काउंटर में इस वजह से नहीं देंगे क्योंकि थीसिस और काउंटर थीसिस को हमेशा क्लियरली डिफरेंट होना चाहिए। हम किस चीज़ के साथ हैं पता इसी तरह से ही चलेगा ना कि उसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अब थीसिस में हमने 8 लिख दिए, काउंटर में 6 लिख दिए, तो 2 पॉइंट्स के फ़र्क से क्या पता चलेगा कि कौन सी साइड ठीक है कौन सी गलत है। सो व्हेन वी आर सपोर्टिंग समथिंग इन एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, तो उसमें हमारा थीसिस का साइज़ क्लियरली बड़ा होना चाहिए काउंटर से, ताकि ये डिस्टिंक्शन रहे कि हम किस साइड पे हैं। इसी तरह से एग्जामिनर को बता पाएंगे ना कि ये साइड मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास इसके आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हैं। अब कुछ बच्चे आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज में बेड़ा गर्क इस तरह करते हैं कि थीसिस का और काउंटर का साइज़ ही बराबर रख के आ जाते हैं। सो एक क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। उधर 10-12 लिखे हैं तो काउंटर में 4 लिख लें, थीसिस में 8-9 पॉइंट्स लिखे हैं तो थीसिस में 2 से 3, काउंटर में 2 से 3 पॉइंट्स लिख लें।
बाकी अब कोई छोटी छोटी लैंग्वेज की भी मिस्टेक्स थी जो कि मतलब अगर तो मैं लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आज वैसे फोकस भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर था, क्योंकि स्टूडेंट्स को अंदाज़ा भी हो कि हम तो इतने ब्लंडर्स करके आते हैं कि हमारी लैंग्वेज तो उस तरह से मसला ही नहीं होता। स्ट्रक्चर में इतनी गलतियाँ हो जाती हैं कि एग्जामिनर क्या एक्सेप्ट करे। मसलन अब इस ऐसे की लेंथ छोटी है, कोई बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है इस ऐसे की, इसमें अच्छा खासा रूम था। अभी वे फॉरवर्ड ऐड हो सकता था इस ऐसे में कि एजुकेशन को कैसे रिफॉर्म करना, और वे फॉरवर्ड में हमारे पास गुंजाइश होती है CSS के लिए। हम उसको 3 पॉइंट्स का भी भला कोई वे फॉरवर्ड होता है CSS के लिए, तो 4 पॉइंट्स तो कम अज़ कम हो, बाकी 5-6 पॉइंट्स हों तो बहुत अच्छी लेंथ है। बहुत से बच्चे इतना बेहतरीन वंडरफुल थीसिस उनका होता है 10-12 पॉइंट्स का, वे फॉरवर्ड कितने जी 2 पैराग्राफ। तो एग्जामिनर अचानक नोटिस करता है कि ये यतीम पोर्शन क्यों था। और वे फॉरवर्ड चूंकि उस तरह से इररेलेवेंट है भी नहीं, अनरिटन लॉ है ऐसे राइटिंग का, समहाउ एग्जामिनर टॉलरेट भी करता है और कुछ एग्जामिनर्स के माइंड में वे फॉरवर्ड होता भी है, जिस वजह से वे फॉरवर्ड एक ऐसी हेडिंग है जिसकी एब्स्ट्रैक्ट एसेस में भी गुंजाइश निकल आती है कि आप एब्स्ट्रैक्ट एसेस में भी अगर वो आपसे कह रहा है होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, तो आप अगर उसको कह रहे हैं कि दुनिया में होप क्यों कम हो गई है और होप को कैसे दोबारा लोगों में इन्फ्यूज़ किया जा सकता है, होप की ब्लेसिंग को कैसे इंजॉय किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, तो वे फॉरवर्ड दे दो, होप का वो नहीं माइंड करेगा इस बात को इतना। तब एब्स्ट्रैक्ट एसेस में भी वे फॉरवर्ड की गुंजाइश है, तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड ऐड होना चाहिए था। तो अब स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चीज़ें हैं जो इग्नोर हो जाती हैं बच्चों से, और एग्जामिनर को तो एक एक्सक्यूज़ चाहिए। तो बहरहाल इस पे फोकस उस तरह से लैंग्वेज नहीं था, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर को तो अगर एक पेज पे आपकी 2 लैंग्वेजेस मिल गई तो चाहे तो उड़ा के रखते आपको, उसको अब और क्या चाहिए। जनरलाइज करेगा ना इस बात को कि एक पैराग्राफ में लेट्स सपोज 2 मिस्टेक्स हैं और बच्चे ने पैराग्राफ्स लिखे हैं 17, तो रफली 30 मिस्टेक्स, तो ना दे 40 आपको, 37 पे रख दे, 38 पे रख दे, 35 पे रख दे, 39 पे रख दे। ऐसी ज़्यादती भी कर ले आपसे कि 39 पे रख दे, ऐसा जालिम इंसान जो 1 नंबर से आपको आपके ख्वाब का बेड़ा गर्क कर दे। सो लैंग्वेज इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन रियली इग्नोर। तो ये जर्नी ऐसे राइटिंग की, इसमें हमेशा स्टूडेंट का फोकस होना चाहिए लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर दोनों पे बड़ा मेटिक्यूलस फोकस हो। यहाँ पे मैंने मैन काट के उसको चलो फिर ह्यूमंस कर दिया है, थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल टर्म है कि ख़वातीन किधर गई। फेमिनिस्ट जो हैं उनका एतराज़ ना हो कि जेंडर्ड लैंग्वेज, आज भी आप लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की बात हुई है तो आप अभी तक चौसर साहब के ज़माने में बैठे हुए भाईजान, वापस तशरीफ़ लें और ख़वातीन को भी ऐड करें। तो ह्यूमंस कर दिया हमें, जो कि अगरचे ह्यूमंस ही है लेकिन लेस जेंडर्ड है कंपेयर टू सीधा सीधा मैन। बाकी तो ये इतनी लैंग्वेज के हवाले से मेरे ख्याल से अब क्या चीज़ें डिस्कस करना। मिसाल के तौर पे प्रेपोजिशन की गलती है, इर्रिस्पेक्ट जो इन्होंने लिखा हुआ है इनको वैसे लिखते हुए याद ही नहीं रहा कि ये लफ्ज़ पूरा करना है, इर्रिस्पेक्टिव लगा दिया। ए कंट्री लाइक पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो इसको कनेक्ट भी तो करना है। कोई इतनी भूख लगी हुई थी कि हेल्पिंग वर्ब भी खाना पड़ा। तो इन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान which is an underdeveloped country. Education is facing many types of problems. Singular, plural, article, इस तरह की बहुत सी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। आगे मैंने फिर इनको एक बेसिक ब्रेक डाउन दी है। मिसाल के तौर पे एजुकेशन हैज़ क्रिएटेड विच इनइक्वालिटीज़, तो वो तो पहले बताने की चीज़ थी ना, अगर हम सपोर्ट करते तो जो कैसा स्टेटमेंट थी, अगर क्या हमें करना था इसी को, हमारे पास जो है रूम तो था ही नहीं कि हम कुछ और लिखते। हमने तो यही कहना था कि एजुकेशन इनइक्वालिटी पैदा करती है, क्योंकि उसने कहा है। तो अब वो पैदा कैसे करती है, इस पर सबसे पहले तो 6 से 8 इनइक्वालिटीज़ बताते हैं ना उसको। इसमें पॉलिटिकल इनइक्वालिटी आती है, जिसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है, वेज और इनकम इनइक्वालिटी अलग से पॉइंट, वेल्थ एंड इनकम इनइक्वालिटी बना सकते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी है, रूरल एंड अर्बन इनइक्वालिटीज़ हैं, रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं, इन सेंटर प्रोविंस या इंटर प्रोविंशियल बेसिकली इनइक्वालिटीज़ हैं, ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ की हैं, स्पेशल पर्सनस की हैं, कल्चरल इनइक्वालिटीज़ हैं,
तो देर आर लॉट ऑफ इनइक्वालिटीज़। यही तो वो जानना चाह रहा था, वो पागल था कि उसने आपसे सिंपली एजुकेशन के पाकिस्तान में चैलेंजेस क्यों ना पूछ लेता। क्या वीक एजुकेशन है पाकिस्तान में, आपसे कुछ इस तरह का क्यों ना पूछ लेता कि एजुकेशन सेक्टर के मसाइल क्या हैं। तो अगर उसने स्पेसिफिकली आपसे पूछा है कि इनइक्वालिटी कौन सी एजुकेशन पैदा कर रही है, तो फिर हम उसको बताएंगे क्लियरली कि ये इनइक्वालिटीज़ हैं, और उसके बाद फ्लॉज बताएंगे। सो ये बच्चों से समटाइम्स मसला होता है कि एक क्वेश्चन दो हिस्सों में टूट रहा होता है और नेचुरली टूट रहा होता है, और उनको आप इकट्ठा ना रखें तो इसी में बेहतरी है, और इसी से ही आप एग्जामिनर को एक मुनासिब लेंथ का ऐसे भी बना के दिखा पाएंगे। उसने जब आपसे 2500 वर्ड्स मांगे हैं, तो आप क्यों इतना आसानी से जनरलाइज करके बैठे हुए हैं कि 10 पेजेस और या 8 से 10 पेजेस या मार के 12 पेजेस और 1500 वर्ड्स। उसने CSP बन गए हैं लोग, उसने किया है पास, लेकिन आप मतलब एक उसकी बताई हुई बात को चैलेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपनी अटेम्प्ट के साथ, तो 100 बिस्मिल्लाह कीजिए। लेकिन लेंथ इज समथिंग दैट शुडंट बी इग्नोर्ड वेरी इजीली, और समटाइम्स एग्जामिनर इस चीज़ का मसला बनाते हैं, और फिर आप उड़ गए, फिर ये थोड़ी कहेंगे कि सर वो मेरे दोस्त को क्यों पास किया था आपने, मुझे तो फेल कर दिया आपने। तो ये एक्सप्लेनेशन आपकी या ये आपका फिर रोना पीटना तब कोई नहीं सुनेगा। और इन पैनल्स को, ये जो फिरौन पैनल हैं, इनको तो जो है वो चैलेंज करना इतना आसान है नहीं। दे आर इंडिपेंडेंट बॉडीज़, PPSC FPSC क्या कर लेंगे इनका, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वरना तो फिर इंडिया की तरह प्रोटेस्ट होगा, जो कि यहाँ पे हो नहीं सकता। तो फिर उसको बताएं एक सवाल जो जिसमें दो अलग डिबेट्स को, दो अलग एरियाज़ को, दो अलग डोमेन्स को, दो अलग कोर हेडिंग्स को मिक्स करना आपके अपने लिए मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे आप क्यों उसको जो है वो इकट्ठा लिख रहे हैं। और बहुत दफ़ा ये तो एक एग्जांपल है, बच्चे ऐसा करते हैं, दो सवालों को समाओ मिक्स करके लिखने की कोशिश करते हैं एक ही मेन हेडिंग में। तो दो अलग डोमेन्स इसकी बनाए, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी अलग होगी, और फिर फ्लॉज होंगे एजुकेशन के। ये कौन से फ्लॉज, सारी टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, और फिर फ्लॉज होंगे कि एजुकेशन में कौन से ऐसे फ्लॉज हैं जिस वजह से ये इनइक्वालिटीज़ आई हैं, एंड देन वे फॉरवर्ड। सो ये हम एटलीस्ट 3 हेडिंग्स में इसको तोड़ लिया, विच इज़ नॉट बाय द वे इम्पॉर्टेंट। कुछ ऐसे आपसे 3 हेडिंग्स में नहीं डिमांड करते हैं, उनको आप 2 हेडिंग्स में तोड़ सकते हैं, और इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। बट समहाउ क्वेश्चन अच्छा रहता है अगर उसको 3 मेन हेडिंग्स में तोड़ लिया जाए, जो एटलीस्ट सेफ ज़रूर रहता है कि आप लोग पेपर दे रहे हैं तो चलो उसको कुछ इतना एक एक्सेप्टेबिलिटी अपनी राइटिंग की बढ़ा लें कि आसानी से वो आपको फेल ना करे। और फिर इन्होंने यहाँ पे एक और भी कारनामा किया हुआ है कि कुछ पैराग्राफ्स को इन्होंने मिक्स किया हुआ है। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर के हवाले से बहुत बड़ी गलती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रक्चर में आप यूँ समझ लें कि अगर आपने आउटलाइन में जितने सब हेडिंग्स लिखी हैं उन पे पैराग्राफ नहीं लिखे और एग्जामिनर ने नोटिस कर लिया, आपको लाजमी फेल करेगा। सो कोशिश करें कभी भी पैराग्राफ्स मर्ज ना करें, एक बड़ा पैराग्राफ बना के 4 बातों को बिल्कुल भी ना रगड़ें। कोई एक आध जगह पे कोई आपने 1 से 2 पैराग्राफ्स आपस में मर्ज कर दिए तो वो तो शायद नोटिसेबल भी ना हो, येट दिस इज़ ए डेंजरस अप्रोच। स्ट्रक्चरली उसको हर पॉइंट पे पैराग्राफ्स चाहिए। सो ये कुछ मिस्टेक्स थी। उसके बाद मैं दुआ गो हूँ कि ये जो असाइनमेंट थी जिसने भी लिखी है, अल्लाह उनको कामयाब फरमाए उनकी लाइफ में। शायद ये उनकी वेरी फर्स्ट असाइनमेंट थी, और लर्निंग एक प्रोसेस है। उन्होंने भी कुछ चीज़ें सीखी, और उनकी इस असाइनमेंट के सदक़े बहुत से लोगों ने भी कुछ, शायद उनको भी कुछ सीखने का मौका मिल जाए। सब के लिए अल्लाह आसानियाँ करें।